वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था पेरिस में। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि 2024 के 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस ने की। पेरिस ने इससे पहले 1900 और 1924 में भी ओलंपिक की मेजबानी की थी, ये आपको याद रखना है। अगला ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वह है अनुच्छेद 32। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ अनुच्छेद 32 के बारे में देखेंगे व्याख्या में कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी महत्व के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है, जिसे कोशिका अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग करती है। इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था सन 1930 के में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930, ये डेट आपको याद रखना है, को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ यह ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक बड़ी घटना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा पर जिस स्थान पर लैंडिंग की उस बिंदु का क्या नाम दिया गया है? तो उस बिंदु का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे व्याख्या में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023, यह डेट आपको याद रखना है, को चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग वाले स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा, जिसे स्थान पर चंद्रमा 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, उसे तिरंगा पॉइंट रखा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था लोथल। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, लोथल जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। यहाँ हुई खुदाई में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी मिली, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र साबित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इस दौरान सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में उठा सकता है। यह भारतीय संसदीय नवाचार है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में
ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करना। हमारा यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमिक शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे ब्लू इकोनॉमिक का संबंध आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्र संसाधनों के अस्थायी उपयोग से है। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन और पर्यटन क्षेत्र भी शामिल है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1757 में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में कंपनी की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 7.4। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है, इसीलिए इसे औसतन 7.4 माना जाता है। यह प्राकृतिक में थोड़ा क्षारीय होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो व्याख्या लाया जा रहा है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है? तो यह लिखा गया अरुंधति रॉय द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है, ये आपको याद रखना है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में जो घुलनशील होता है वह उसका नाम होता है ADE और जल में घुलनशील यानी पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन होता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। जल में घुलनशील होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वियना, ऑस्ट्रिया में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय 1965 में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया खुद ओपेक का सदस्य नहीं है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के तहत। आप यहाँ व्याख्या में देखेंगे अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और तात्काल कानून की आवश्यकता हो। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1931 में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे गांधी इरविल समझौता
5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविल के बीच हुआ था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। पृथ्वी के लिए यह मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो यह है आदित्य L1। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधिकारिक मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सतरिया नृत्य किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है असम का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, सतरिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव मठों, जिन्हें सत्र कहा जाता है, में महानतम संत श्रीमंत शंकरादेव द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2000 में भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त की भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बनाया गया और उन्हें एक निश्चित भू राजस्व सरकार को चुकाना पड़ता था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो यह O निगेटिव को कहा जाता है। आप यहाँ व्याख्या में देखेंगे, रक्त समूह O निगेटिव को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई AB या RH एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। और AB पॉजिटिव को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था जर्मनी के सहयोग से। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, उड़ीसा में स्थित राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में तात्कालिक पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से की गई थी। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। आप यहाँ व्याख्या में देखेंगे, ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। यह एक एकस्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन था जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी विशालता के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो यह थी
किरण बेदी जी। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे किरण बेदी 1772 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतदार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे खुदाई खिदमतदार एक अहिंसक पश्तून आंदोलन था जिसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में की थी। गांधी जी के अनुयायी होने के कारण उन्हें सीमांत गांधी का भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे 1582 में सम्राट अकबर ने दीन इलाही यानी ईश्वर का धर्म शुरू किया, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों पर का एक संश्लेषण था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच की खाई को पटाना था, ये आपको याद रखना है। खाई को मैंने बढ़ाना था यानी खत्म करना था, ये बोला गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यह दर्रा है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और यह सतलज नदी को भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। लिपुलेख, माना और नीति यह उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई शेर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं और उसका एकमात्र निवास स्थान गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होना। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे जब जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल जलते हैं तो वे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx छोड़ते हैं। ये गैसें पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है, ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2005 में लागू हुआ था। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एडम स्मिथ को। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के कारण आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, यानी CaOCl का होल 2 है। इसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने और व्यंजन एजेंट के रूप में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो यह था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है, को 1986 में भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से संबंधित गुफाओं, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से कैलाश मंदिर गुफा 16 सबसे उल्लेखनीय है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था वर्ष 2001 में। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वन संरक्षण, पेड़ों की कटाई को रोकने से। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। एक अहिंसक आंदोलन था। इसमें ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यह था आंध्र प्रदेश। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहले राज्य के रूप में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है गोल्फ से। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के बीच खेली जाने वाली एक द्विवार्षिक पुरुष गोल्फ प्रतियोगिता है। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सिंगापुर में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, यद्यपि आज़ाद हिंद फौज का विचार रास बिहारी बोस का था, लेकिन 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन और नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासक से मुक्त कराना था। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? तो यह समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गीजा के महान पिरामिड किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है मिस्र में। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, गीजा के महान पिरामिड सहित गीजा के पिरामिड परिषद मिस्र की राजधानी काहिरा में के बाहरी इलाके में स्थित है। ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक मात्र शेष है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर करेंगे। तो इसके जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है। आप यहाँ व्याख्या में देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा
के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।